चलिए ठीक है, एपी एक बार मैं लिख रही हूँ। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। ये मैं एक बार स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप अब ये बताइए कि विज़िबल है? ठीक है। अच्छा बच्चे, आप में से ये कल देखो, आप में से कल मुझे 10 क्वेश्चन करके भेजे हैं एक बच्चे ने ना, एपी के। तो इट्स गुड अटेम्प्ट। चेक तो नहीं, पर मैंने एक नज़र ज़रूर मारी थी, तो बुकलेट आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, मैंने डाल दी थी आप में से। पर ये है कि शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं 5 से 10 क्वेश्चन ही दे रही हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि बाद में हम कर लेंगे या अपने हिसाब से कर लेंगे, तो आप स्ट्रेट लाइन भी कर रहे होंगे, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा ऐसे, ठीक है? तो इट्स एडवाइजेबल कि अब फिर सैटरडे संडे है, तो कल भी देखेंगे कि क्लास है कि नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है कल। मंडे से फ्राइडे तक है शेड्यूल में ना। तो देखिए बेटा, मैं ना कंटिन्यू कर रही हूँ, जहाँ तक हमने किया था, एपी का जो मेन पोर्शन है, बेसिक है वो हमारा कवर हो गया था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो भी कवर हो गए थे। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत है, तो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज में डाल सकते हैं। ठीक है? तो 1-2 मिनट और देख लेते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चंस करिए, वही ज़रूर करिए क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था कि मैं ग्रुप में डाल दूँगी, पर फिर मैंने कहा कि आपको वो भी दे रखी है ना? तो एक छोटा-सा टेस्ट ले लेंगे या एक डीपीपी भेज देंगे बाद में, ठीक है? पहले आप अपना बुकलेट साथ-साथ कर लीजिए। एटलीस्ट मेन्स और ऑब्जेक्टिव वाले एडवांस ऑब्जेक्टिव तो कर लीजिए, ताकि बर्डन ना फ़ील हो। और 5-5 क्वेश्चन भाई रोज़ के निकालने, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अगर आप क्लास लगा रहे हैं 1 डेढ़ घंटा, तो मेरे ख़्याल से आधा पौना घंटा और लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आया अभी मुझे। और ना जो भी आप में से मुझे जैसे क्वेश्चंस करके भेजता है, पीडीएफ मैं ये नहीं कह रही सजा कर भेजिए, थोड़ा-सा रफ आपका किया होना चाहिए, वहाँ पर पता आपको होना चाहिए कि ये काम किया है, ठीक है? तो जो रफ आप भेज रहे हैं, उसपे ना नीचे नाम लिख देना, क्योंकि आप सबके नंबर तो देखिए सेव नहीं है मेरे पास। जिन जो बच्चे रेगुलर हैं। क्या कह रहे हो? ट्राई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो नहीं हुए, ऐसा नहीं है पहली अटेम्प्ट में आप करोगे, तो जैसे हम पहले करते थे, कर लिए हैं ना, भेजे नहीं है, कोई बात नहीं भेज दीजिए पर, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बच्चा रेगुलर कॉन्टैक्ट में है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मुझे भी तो ये चीज़ पता चले ना, आप में से कितने बच्चे रेगुलर मेरी को अटेंड करने के साथ-साथ काम भी कर रहे हैं, ठीक है? किस 1 मिनट भाई। अच्छा, मिलान आपने करा था। मिलान आपने मेरे से बेसिक्स का भी बैकअप लिया हुआ है ना? आप और क्षितिज वही स्टूडेंट्स हैं ना? ओके, ठीक है बच्चे। फिर तो आप समझते हैं। आपको तो आदत हो गई है फिर, है ना? तो बेटा रेगुलर में रहिएगा। बेटा वीडियो आज नहीं है, वीडियो में यही है कि चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया, 3-4 मिनट वेट कर लिए, जितने बच्चों ने आना था। तो अब देखो इसके अंदर हमने एपी कर लिया था, वीडियो के लिए कोई बात नहीं बेटा, ये वाला लेक्चर आपको ऐसे ही मिल जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है? कह दिया है, बाकी वीडियो की 1-2 दिन दिक्कत है, फिर देख लेंगे। अच्छा चलिए, देखिए अब हमने एपी जो है वो सारा मेन कांसेप्ट बेसिक्स आपको कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ये सब और सम ऑफ एपी, ठीक है? कैसे उसकी जनरल टर्म्स होती है, वो लीनियर एक्सप्रेशन आता है, तो इस तरह की चीज़ें, लीनियर पॉलिनोमियल आता है, ये हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक वर्ड जो आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक मीन। अब देखो एएम का जो एक्चुअल यूटिलाइज़ेशन है, स्क्रीन क्लियर नहीं है? भई 1 मिनट। भई देखो अगर बीच में थोड़ी बहुत हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन 1 मिनट रुकिए भई, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए। बहुत ब्राइट है। 1 मिनट रुकिए, मैं ब्राइटनेस कम करके देखती हूँ।
ब्राइटनेस बेटा पीछे से ही है मेरे पास तो ब्राइटनेस। कलर और डार्क ट्राई करें, लाइट कम करें। ठीक है भाई, अब देखो अभी ठीक लग रहा है इस लाइट में? नो, ब्लर हो रहा है। एक मिनट भी वेट करिए, फिर मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करती हूँ, रुकिए। देखिए बेटा अभी, नहीं तो फिर मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करती हूँ। अब देखिए ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं, मुझे बीच बीच में हो सकता है। अभी क्लियर है, अभी तो क्लियर बता रहे हैं भाई। चलो रुक जाओ अभी। चलो ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक मीन जो है वो हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले से शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको अर्थमेटिक मीन का मतलब पता होता है कि हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10th का चैप्टर याद करिए। सिंपल ऐड कर देते थे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती थी, उसको अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n से ही डिवाइड कर देते थे। ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता था जब हमारे पास डाटा के उस फॉर्म में होता था। ठीक है, जैसे कि चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं किसका? -2, -3, 0, 5 है ना, 12, ये अर्थमेटिक मीन इसका निकालना है। तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। +0 +5 +12 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 2.4। तो 2.4 अर्थमेटिक मीन हो गया। ये चीज तो आप जानते हैं, छोटे होते से ही हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी में ही डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म करते हैं इसकी। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म का मतलब ये है कि मैं अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स अगर लेती हूँ बेटा, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स लेती हूँ। टू नंबर्स में तो तुम्हें पता ही है कुछ भी नहीं करना। अगर ए और सी दो नंबर है ना, तो ए प्लस सी बाय टू। ठीक है, ए प्लस सी बाय टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। अब एक बात तुम सोचो कि ये भी बात तुम्हें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होगा, ये अर्थमेटिक मीन जो होगा वो जो है ए से छोटा नहीं हो सकता और सी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ इसको, कांट बी लेस देन ए से छोटा नहीं हो सकता, एंड कांट बी ग्रेटर देन सी। ये बात समझ गए? मतलब वो कहीं बीच में लाई करेगा। ठीक है, जो अर्थमेटिक मीन होगा, अब ये चीज भी हम उसके बारे में जानते हैं। तो एक छोटा सा केस बनाकर इसी चीज को जनरलाइज कर देते हैं। एक पॉइंट मैंने ये बता दिया। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, अगर आपको लगे ब्लर तो नहीं हो रहा भाई, ठीक है ना? चलिए समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, थोड़ा गैप देकर देख पाऊंगी। आप समझते हैं, अब थोड़ा सा सामने नहीं विजिबल है, तो देख रही हूँ मैं, वो कोई डाउट नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये चीजें तो वैसे भी आपको पता है। अभी भी ब्लर हो रहा है लक्ष्य, बताओ फिर। ठीक है ना, बीच में देखो थोड़ा बहुत तो रहेगा, थोड़ा सा आपके पार्ट पर भी हो सकता है, बस ठीक है, सही है तो बस चलने दो, जब तक चल रहा है फटाफट से करवा देते हैं, है ना? तो अब देखो इसमें क्या है, अब ये अर्थमेटिक मीन है। अब देखो मैं बहुत सारे नंबर ले रही हूँ, A1 A2 एंड सो ऑन, ये आपके पास आ गया AK, और ये हो गया हमारे पास AP, और ये हो गया हमारे पास AN, ये नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मैं मान लेती हूँ कि AK जो है ना वो मेरा स्मॉल है। हाँ, चलिए बेटा अब करते हैं। तो मैं आपसे, हम क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको कहा कि अब जैसे डाटा है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, AK है हमारे पास, एंड सो ऑन AP है, एंड सो ऑन AN है। तो AK जो है ना इस डाटा के अंदर, सारे डाटा के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर है। AK जो है वो इस डाटा के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या है, रुकिए भाई कैमरा, एक मिनट एक मिनट।
चलिए अभी आज का दिन और एडजस्ट करिए, मैं फिर सर से बात करूँगी कि नहीं हो पाता है इतना रेगुलर में ना। सामने वीडियो वाली क्लास जो है ना वो मंडे से आपकी कंटिन्यू कर देंगे। 2 दिन का टाइम है तो सेटअप करवा लूँगी वहाँ पे ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखो इसके अंदर मैंने ले लिया कि एके जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो स्मॉलेस्ट है मतलब आपके डाटा के अंदर और एपी जो है, एपी हमने ले लिया कि लार्जेस्ट है, मतलब डाटा पड़ा हुआ है ना कैसे भी बड़ा हो सकता है। बीच में कोई नंबर पड़े हुए हैं, ये सबसे छोटा नंबर पड़ा हुआ है सपोज़ इस तरह से ना 17, 13 ये 2 पड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं 100 पड़ा हुआ है, फिर आगे जाकर फिर डाटा आपका 77 है, 99 है, तो ये 2 नंबर पड़े हुए हैं, 2 और 100 बीच में पड़े हुए हैं। तो जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है, याद रखना, जो अरिथमेटिक मीन होता है, इसको ना थोड़ी-सी नोटेशंस आपको और बता रही हूँ मैं आज साथ-साथ, वो भी नोटिस कर लीजिएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं एआई, एआई का मतलब ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे नोटेशंस एआई से ही दिखाई देंगे। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एआई जो है, वो हमेशा किसके बीच में रहेंगे? एके के बीच में और एपी के बीच में। ये बात आप याद रखना। मेरे कहने का मतलब है कि मिनिमम ऑफ एआई ऐसे सोच सकते हैं हम इज़ लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एआई इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एआई। ठीक है? तो अंडरस्टूड हो गया। मिनिमम ऑफ एआई जब मैंने लिखा, अब देखो ये इस तरह की जब नोटेशन होगी ना एआई इस तरह के जो फॉर्म्स होंगे, तो अब एआई जैसे मैंने लिखा है, तो अब तुमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका मतलब क्या है? साइज़ लार्ज, लार्ज करो भाई साइज़, हो रहा है? इससे लार्ज, 1 मिनट बेटा मैं ज़ूम करके देख लेती हूँ। देखो, साइज़ लार्ज करने से ना मेरे ख्याल से ब्लर हो जा रहा है। साइज़ लार्ज से फिर बेटा ब्लर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ठीक है? अब तुम नॉट क्लियर किसमें बोल रहे हो? कंसेप्ट में? अब देखो, ये नहीं पता चलेगा ना, ठीक है, स्क्रीन क्लियर है ऐसे लिख दिया करो। अच्छा अब ये देखो, मैंने ये कहा कि मैंने एआई बोला, इनमें से एक, तो पहली बात, सबसे पहली बात तो हमेशा दिमाग में होना चाहिए, क्या? कि अरिथमेटिक मीन जो है एआईज़ का, वो इन 2 नंबर्स के बीच में रहेगा, मिनिमम ऑफ एआई और मैक्सिमम ऑफ एआई। ये हमेशा याद रखना कि जो भी जितने भी आपके पास नंबर्स दे रखे होंगे, स्क्रीन अभी भी ब्लर है? ठहरो भई, एक मिनट। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं और अब आगे ध्यान से देखना। तो मैं आपको ना अरिथमेटिक मीन के बारे में बता रही थी। तो मैंने आपको ये कहा कि अरिथमेटिक मीन हम जब भी निकालेंगे अपने डाटा का, तो हमेशा किसी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के अंदर आएगा, है ना? हमारी जो डाटा की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये पॉइंट जो है, वो आपने याद रखना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है, 1 मिनट में देखिए ज़रा। हाँ, उसके बाद आपके पास आ जाता है, अब जो मेन पॉइंट है, वो आपने ध्यान रखना है, उसको समझिए। अभी जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम ना एपी की स्पेशलिटी पढ़ते हैं, अरिथमेटिक मीन फॉर एपी। अरिथमेटिक मीन फॉर एपी के अंदर अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। मैंने क्या कहा था कि अगर हम शुरू से और लास्ट से सिमेट्रिकली अगर हम नंबर्स उठा लें और उनको ऐड कर दें, ठीक है? तो आपको क्या बताया था कि वो इक्वल होंगे सारे के सारे, याद है? A1 प्लस हुँ, अच्छा क्रॉस के ऊपर वाला वापस बताना है? चलिए ठीक है, एक बार देखो। देखो मैं सिर्फ़ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम अरिथमेटिक मीन लोगे, है ना? A1, A2, A3, AK, AP, AN मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया कि मेरा ये डाटा है, मतलब अरिथमेटिक मीन लिया। ये AP नहीं है अभी, ये जनरल केस बता रही हूँ मैं। AP तो बेटा यहाँ पर है, यहाँ के बाद AP स्टार्ट होता है। तो ये जनरल केस है। जनरल केस का मतलब कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है। तो जब तुमने उसका एक अरिथमेटिक मीन लिया, तो मैंने ये कहा कि जो अरिथमेटिक मीन है, ये मैंने 2 लिखा है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे डाटा के अंदर। फिर ये 100 लिखा है जो हाईएस्ट है, फिर ये 77, 99 डाटा के अंदर मैंने ढूँढा, मेरा छोटा नंबर 2 है और बड़ा नंबर जो है वो 100 है ना? ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी। तो जब मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी, तो इसके अंदर एएम जो आएगा ना, अरिथमेटिक मीन जो आएगा, पहली बात तुम्हें हमेशा ये पता होनी चाहिए कि वो हमेशा छोटे नंबर से बड़ा होगा और बड़े नंबर से छोटा होगा। डाटा के छोटे नंबर से
बड़ा होगा और बड़े नंबर से छोटा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो 2 और 100 के बीच में लाई करेगा। अब ये बात आप जानते भी हैं। फिर मैंने ये बताया कि हमारे पास ना ये नोटेशंस होती हैं सीक्वेंस लिखने की। जैसे सीक्वेंस लिखने की ये भी नोटेशन होती है, सीक्वेंस लिखने की ये भी नोटेशन होती है। अब मैंने AK को लिखा मिनिमम ऑफ AI, तो वो इसका मतलब आप ये बता, ठीक है, सारे के सारे डाटा में से, एक मिनट भाई बेटा ये हट, हाँ, सारे डाटा के अंदर से दिखाई दे रहा है ना, सुनाई भी दे रहे हैं, क्लियर है? हाँ ठीक है। तो हाँ मैं ये बता रही थी कि हमें ये मिनिमम ऑफ AI का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे छोटा नंबर है, और अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास क्या होगा, बीच में लाई करेगा सबसे छोटे नंबर के और सबसे बड़े नंबर के, 2 और 100 के। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरा अर्थमेटिक मीन है वो 2 और 100 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब सारे बराबर हो जाएं। सपोज मैं सारी सीक्वेंस लूं 4 4 4 4 4, तो उसका मिनिमम, उसका अर्थमेटिक मीन और उसका मैक्सिमम तीनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ। पर ये तो अर्थमेटिक मीन वो था जो आप पढ़कर आए हो, 10th तक पढ़कर आए हो। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अर्थमेटिक मीन फॉर AP निकाल रहे हैं। जब हम अर्थमेटिक मीन फॉर AP निकाल रहे हैं, तो इस केस में अब आपने किस चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको बताई थी ये बात, याद करो। A1 प्लस AN लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सिमेट्रिकली चीजें उठाते हो तो ये सारी बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करी थी, इसकी वैल्यूज भी दिखाई थी। लेकिन ये कंसेप्ट आता कहाँ से है, ये इस तरह से आता है क्या, कि आप ये पॉइंट में लिख रही हूँ, अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली टेकन। अब इसमें एक दो चीजें आपको और इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो उससे भी अलग है। फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, एंड फ्रॉम द एंड विल बी कांस्टेंट। ये याद रखना, पहली बात ये कि वो कांस्टेंट होगा। कितनी भी टर्म उठा लो आप, ये मैंने जो आपको दिखाई थी वो तो एक एक टर्म उठा के बताई थी, ठीक है, उस दिन। लेकिन अब मैं करूंगी एक से ज्यादा। अभी देखना, एंड किसके बराबर होगी वो भी बता देती हूँ। एंड विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू द मिडल टर्म, विल बी इक्वल टू द मिडल टर्म, वो मिडल टर्म के बराबर होगी। तो अगर कभी हमें, और इसके अंदर अगर हमें कभी क्या दे रखा होता है कि इस तरह से उसने AM पूछा और आपके पास सारी की सारी टर्म्स AP में है, तो आप ये ढूंढ लेना कि कौन सी मिडल टर्म है, बस वही उसका AM हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात जो है, हम अर्थमेटिक मीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या होती है, ठीक है लक्ष्य दोबारा सुन लो, अभी बता रही हूँ बेटा, अभी तो सिर्फ लिखा है, अभी इसको लिखा है, एक्सप्लेन तो अभी करूंगी। यहां तक समझ आ गया है ना? लक्ष्य बताओ, यहां तक समझ आई बात क्या है? ये कौन सा अर्थमेटिक मीन है, सिंपल नंबर वाला अर्थमेटिक मीन है। हाँ बस, कोई बात नहीं। लक्ष्य तुम बताओ, यहां तक क्लियर है? अभी इसको अभी समझा रही हूँ, अभी देखते जाओ कैसे। अभी देखो, जो बात कह रही हूँ उसका मतलब समझो। पहले ये बताओ कि मैंने बोला कि AM ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड विल बी कांस्टेंट। ये मैंने बताया कि AM हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा। दूसरा मैंने बताया कि विल बी इक्वल टू द मिडल टर्म। अब ये मिडल टर्म का कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। मिडल टर्म में क्या होगा, मैं ना थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ। अब देखो यहाँ पर देखना, A1 A2 A3 A4 A5, समझ रहे हो बेटा? यहां तक दिखाई दे रहा है? अब इसमें चलो दो और लिख लेते हैं, A6 A7। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है, ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने क्या बोला कि इसका जो मिडिल टर्म होगा वो ये होगा, A4 होगा। तो अब तुम सिमेट्रिकली कुछ भी उठाओ, कुछ भी उठाने का मतलब A1 प्लस A7 डिवाइडेड बाय 2, अर्थमेटिक मीन निकाल लो। अच्छा, मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, पहली दो उठा लो, सिमेट्रिकली पहली दो आगे से उठाई तो पहली दो पीछे से भी उठा दो, तो मतलब A6 प्लस A7, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। बताओ बात समझ आई? ये सारों में अगर आप करके देखोगे ना इसमें, क्योंकि पर ये किसकी स्पेशलिटी है याद रखना, ये AM AP के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे पास चाहे हम 2 उठाएं, चाहे हम 6 उठाएं, चाहे हम 10 उठाएं, ठीक है। जैसे
सपोज अब, लेकिन अब हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो जो मिडिल टर्म होगी, जो मिडिल, अब देखो पहले हम क्या करते थे, हम सारे नंबर्स को ऐड करते थे, जैसे इसमें मैं वैसे एम निकालना चाहूंगी तो सारे नंबर को ऐड करूंगी और उसको 7 से डिवाइड कर दूंगी, ऐसा करते हो ना। लेकिन जब वो एपी है, जब वो सीक्वेंस एपी है नॉर्मल ना होकर, तो फिर तो बहुत आराम से, फिर तो आपको कोई जरूरत नहीं है अरिथमेटिक मीन निकालने की, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, मिडिल टर्म जो आपकी होगी वही आपका अरिथमेटिक मीन होगा। लेकिन अब सिचुएशन आती है इस तरह में, एक तो ओड हो गया बेटा आपके पास, एक हो गया इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अभी अरिथमेटिक मीन जो है हमारा एपी में निकालने कैसे है, वो इंसर्शन नहीं बता रही मैं, अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑड और इवन जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख लो क्या चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके अंदर, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स पे देखिए जरा, A1 A2 A3, 8 ले लेते हैं बच्चे, A5 A6 A7 A8 ले लिया मैंने। अब जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी तो अब आपने देखा कि भाई ये एपी ही है, तो इसमें क्या होगा, यहां से भी 3 छोड़ दी, यहां से भी 3, बीच में कितनी टर्म्स आ गई बच्चे, 2 टर्म्स आ गई। जब 2 टर्म्स आई तो फिर हमने इसका भी मीन लेना है, इसका भी मीन लेना है। जब आप इसका भी मीन लोगे तो इसमें आपके पास ये अरिथमेटिक मीन होगा। लेकिन बात जो समझने की है वो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही नंबर्स को ऐड करो और वही बराबर होंगे, ऐसा भी जरूरी है कि सिमेट्रिकली आप चाहे 10 उठा लो, ठीक है, वो सारे के सारे बराबर होंगे। मैंने क्या बोला, अब देखो मैंने ये डाटा लिया, चलो A1 A2 ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, A4 एंड सो ऑन, यहां से लेते हैं AN-1 AN, पर ये AP है, ये पॉइंट याद रखना। अगर ये AP है तो तुम मेरे को कहो कि मैम पहले 2 उठाता हूँ, फर्स्ट उठाता हूँ और लास्ट उठाता हूँ, सॉरी फर्स्ट और लास्ट, तो मैंने कहा ठीक है उठा लो, उनका मीन ले लो, ठीक है एक नंबर आएगा। फिर मैंने कहा कि पहली 2 टर्म उठा लो और उधर से लास्ट 2 उठा लो, लेकिन कितनी टर्म उठाई हैं, 4 उठाई है ना, तो बेटा ऑब्जर्वेशन अरिथमेटिक मीन जो होएगा इसको भी डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो भी बात वही होगी। अब इसी तरह से मैं अगर दूसरी टर्म उठाऊं और सेकंड लास्ट टर्म उठाऊं, उसको 2 से डिवाइड करूं, और इसी तरह से अगर मैं कोई भी A1, चलो ऐसे ले लेते हैं A2, A1 छोड़ देती हूँ, A2 A4 और A7 ऐसे उठा देती हूँ, A2 A4 और A7, मैंने क्या किया बच्चे, 3 छोड़ दिया और 6 छोड़ दिया। अच्छा फिर पीछे चलते हैं, पीछे में क्या लोगे, AN-1 उठाओगे, AN-3 लिखोगे और AN-5 उठाओगे और डिवाइडेड बाय 6 करोगे। ये सारे ही आप कैलकुलेट करके देख लेना, एपी के केस में इन सब के लिए एक ही आंसर आएगा, वो कौन सा आएगा, जो इनकी मिडिल टर्म होगी। अगर तो डाटा थोड़ा सा लिखा हुआ है तो आप मिडिल टर्म निकाल ही लोगे, लेकिन अगर डाटा ज्यादा है तो आप पॉइंट क्या नोट करोगे कि दिस इज इक्वल टू ए। अब सुन लो, अगर एन कैसा था, ऑड, तो ए एम क्या होगा, ए ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही ए एम होगा। आप उस पोजीशन पर जाकर देखो, n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाली पोजीशन पर जो आपका लिखा होगा वही आपका ए एम होगा, ये वाला नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर n हमारा क्या होगा, इवन होगा, तो अभी तुमने देखा मैंने क्या किया, ए एम क्या होगा, दैट इज ए ऑफ n/2 प्लस ए ऑफ n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बताइए, बताओ बच्चे, बात समझ आई है कि नहीं आई। अब मैंने तुम्हें इसका एग्जाम्पल बता दिया है, कहाँ बताया है, पिछले पेज पर बताया है, क्या चीज समझाई है, ये देखो, ये देखो जरा, कितने थे बेटा, 7 थे। जब 7 थे तो 7 में 1 ऐड कर दिया, 7 में 1 ऐड करो क्या आएगा, 8, 8 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 4। इसका मतलब जो 4th पोजीशन वाला है वही ए एम में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। कोई आपको बता रहा हो कि आगे से 1 उठा लो, उधर से उठा लो, बस वही होगा, तो वो चीज ऐसा नहीं हो कि वो आपको क्लियर ना हो। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि आगे से आप 2 उठाओ, लेकिन याद रखना पीछे भी सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर कि सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड विल बी कॉन्स्टेंट एंड विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। भाई मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ये वाली पीडीएफ नहीं भेजी जा सकती, तुम अच्छी सी बना लो कोई और फिर वो भेजेंगे, उसको मैं चेक करके भेज दूंगी। फिर तुम लोग लिख रहे हो, कितने लोग लिख रहे हैं, अच्छा बताओ मुझे जरा एक बार, यस नो करो। और अब दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर, सुनाई भी दे रहा है, अच्छा जितने, अच्छा चलो ये तो ईमानदारी से तो कोई नहीं बताएगा जिसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो,
गर्ल्स की हैंडराइटिंग वैसे ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब तो नहीं डाउट आ रहा? अब समझ, लक्ष्य अब समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये तो था बच्चे वो काम जो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये होता है, ये हो रहा होता है। तो अब तुमने ये पॉइंट जो है इनको नोट कर लेना है कि भाई हमारा अर्थमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर दो, ये एपी में है, तो तुम सीधा आंसर लिखोगे कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स चेक करोगे, कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? ऑड है तो फिर उसमें +1 करके 2। उसके बाद देखोगे, सपोज जैसे यहाँ था इस, हाँ तो मैं ये बात कर रही थी, जैसे यहाँ था बेटा 7 था, तो तुमने उसको सिर्फ A4 चेक करके, तुम्हें पता है कि A4 वाली पोजीशन पर जो नंबर पड़ा है वही अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, इवन के केस में 2 नंबर पड़े हैं तो उनका भी अर्थमेटिक मीन आगे फर्दर ले लो। ठीक है, तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब ये तो थी कहानी आपकी अर्थमेटिक मीन की, अर्थमेटिक मीन और एपी में अर्थमेटिक मीन। ठीक है, पहले ही बताओ यहां तक पक्का क्लियर है? चलो अब तुम्हारी बात करते हैं, जो चीज तुम्हें ज्यादा दिखाई देगी अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, जो हमारे टॉपिक में ज्यादा दिखाई देगी वो क्या होगी। देखो, अब देखो पहली बात तो ये, पहली बात ये, अब मैं दोबारा से एक बार फिर से लिख देती हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, अगर 2 नंबर हैं तो तुम कह दोगे कि मैम ये तो a+b/2, लेकिन आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि a+b/2 एंड b आर इन एपी, ये एपी में होंगे, कैलकुलेट करके देख लो। इसमें से ये माइनस करो बेटा, इसमें से ये माइनस करो, देखो कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में मेन जो टॉपिक अब शुरू होता है दैट इज टॉपिक ऑफ, हम क्या करना है, इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, 2 तरह से बताऊंगी, ग्राफ से भी बताऊंगी और सिंपल भी बताऊंगी, दोनों को अंडरस्टैंड करना क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, और तुम्हें याद है मैंने नंबर लाइन का कंसेप्ट एक शुरू में पॉइंट बताया था, आज उसको यूज करूंगी इसलिए वो करवाया था। ठीक है, पहले तो लिखो डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा, पानी दे, 1 मिनट बचे। हाँ, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस और उसके हिसाब से, और इसी के क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिलेंगे। अब इसको ध्यान से समझना। अब देखो, ये था, मैंने वर्ड यूज किया था अर्थमेटिक मीन, पहली बात ये तो मतलब मैं सिर्फ एक नंबर के बारे में बात कर रही थी। अब तक जो आपने पढ़ा, बचपन में भी पढ़ा, तो वो अर्थमेटिक मीन था, मतलब एक आंसर आएगा अर्थमेटिक मीन। अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ अर्थमेटिक मीन्स, तो लिखिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स। वर्ड यूज कर रही हूँ मैं बेटा, एस पोस्ट ऑफिस एस, इसका मतलब ये है कि मैं प्लूरल्स अर्थमेटिक मीन के बारे में बात कर रही हूँ। देखो कितने सारे डाल दिए मैंने, A1, A2, A3, AN, 2 नंबर के बीच में एक निकालना है। आप खिलाड़ी हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन थोड़ी सी नई चीज आ गई, लेकिन इसमें भी हो जाओगे अभी। ठीक है, तो वही कहता है कि दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, डेफिनेशन समझना, बिटवीन A एंड B इफ, इफ क्या कहता है वो, इफ, अब देखो मैंने नई एपी बना दी, A1, A2 एंड सो ऑन अप टू AN, B, ठीक है, आर इन एपी। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन समझो कि मैंने क्या किया है कि A1, A2, A3, AN दीज आर द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ये तब अर्थमेटिक मीन होंगे जब हम A और B के बीच में इनको रखते हैं, इन नंबर्स को रखते हैं जो हमने निकाले हैं, तो ये बेटा एक नई एपी बनाएंगे। अब बताओ ये पॉइंट समझ आया पहले कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? लक्ष्य तुमने ये इवन के लिए डाला हुआ है बेटा, तो इवन वाला एक बार दोबारा से चेक कर लेना वीडियो में, अगर नहीं समझ आएगा तो। अब मैंने देखा अब है मैसेज, ठीक है, अभी वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगी लेक्चर को ना। अच्छा बताओ, पहले यहाँ तक समझाओ, यहाँ तक बताओ कि क्लियर हुआ जो पॉइंट मैंने बताया है, कि मैंने आपको क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया है। हाँ, तो इसमें वेरी गुड, अब इसके अंदर ठीक है लक्ष्य, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने आप क्या बताया, मैंने बताया कि इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब मुझे अब
कुछ नंबर डालने हैं दो नंबर्स के बीच में, दैट आई एम इंसर्टिंग विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन। लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि जब तुम्हारे पास A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN एंड B ये AP में होंगे, तभी A1 A2 AN जो है वो अर्थमेटिक मीन होंगे। हम बहुत सारे अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं। अब कैसे? पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल जो तुम पढ़ के आए हो, कौन से वाला कंसेप्ट याद करो, नंबर लाइन वाला कंसेप्ट मैंने कहा था मैं यूज करूंगी। देखो मैं यूज कर रही हूँ। ये मैंने दो नंबर लिए A और B, ठीक है। इसके बीच में बेटा मुझे सपोज 3 अर्थमेटिक मीन डालने हैं, तो इसका मतलब क्या ये है 3 अर्थमेटिक मीन, क्योंकि तुम्हारा क्या मतलब है ये AP होना चाहिए। AP की क्या स्पेशलिटी बताई थी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। AP की स्पेशलिटी यही है, ठीक है। अब फिर से मैंने A और B लिए, ये रहा A और ये रहा B। सपोज मैंने बीच में 5 डाल दिए, 5 अर्थमेटिक मीन डाल दिए, ठीक है। तो ये भी नई AP बन गई। क्यों? क्योंकि जो नया बना उसके बीच में फिर से डिफरेंस जो था कॉन्जिक्यूटिव इसके अंदर वो क्या था बेटा, कांस्टेंट था। तो इस तरह के जो सिचुएशंस जब बनती है तो अब आप देख रहे हो आपके पास कुछ नया आ गया। नया क्या आ गया? एक नई AP आ गई। अच्छा, अब ये A1 A2 A3 A4 A5 इसको देख के घबराना नहीं, सोचोगे ये कुछ नंबर ही तो पड़े हैं। लेकिन हमें ये नंबर कैसे डालने हैं वो हम सीखेंगे कि हमें इन नंबर्स को कैसे डालना है। बड़ा आसान सा काम है। क्यों? सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ कि AP जब हमें लिखनी होती है तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए। इसकी फर्स्ट टर्म आपको पता है, दिखाई दे रही है। फर्स्ट टर्म समझ आ गई। अब कंसेप्ट आता है कॉमन डिफरेंस का, वहां चक्कर है, वो है A1 माइनस A। इसका मतलब मुझे A1 पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये होना चाहिए, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता है। तो एक बात तुम्हें पता है, वो क्या पता है कि तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स पता है इस AP की। बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? ये नई AP दिखा दी, देखो मैंने नंबर लाइन पे इसीलिए दिखाई है ताकि तुम समझ पाओ। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7। क्षितिज भी कह रहा है 7, लक्ष्य भी कह रहा है 7, ठीक है। अब बेटा ये तो A और B था, अब मुझे एक्चुअली में जर्नल रिजल्ट निकालना है। हाँ ठीक है ध्रुव, तुम समझ रहे हो सब लोग। जर्नल का मतलब कि मैं कितने भी डालू ना, A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN, में कितने भी डालती जाऊं बेटा, कितने भी नहीं। इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं बेटा, एन डाल लेते हैं ना। इनफाइनाइट करेगा तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब D जो है कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। हम्म, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ। हम्म। तो ये सिंपल एग्जाम्पल जो है अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी तो कर रहे हैं बेटा। इंसर्ट कैसे करेंगे वही तो बता रही हूँ। अब देखो इसमें A और B दो नंबर थे, ठीक है। इसमें A और B दो नंबर थे, इसमें A1 A2 A3 मतलब सिर्फ 3 इंसर्ट किए तुमने। इसमें वही वही पोजीशन थी लेकिन मैंने 5 इंसर्ट किए। अब यहाँ पर फिर A और B है और मैंने N इंसर्ट कर दिए। तो मैंने कहा कि हम जर्नल के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, AN के लिए। अब उसमें बेटा नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो तुम्हारी कितनी है? इज इट N+2? फर्स्ट टर्म हमारी A थी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी थी? N+2। और एक बात बताओ, तुम्हें ये भी पता है कि लास्ट टर्म क्या है? ये भी तुम्हें पता है, B। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास A है, तुम्हारे पास B है, तुम्हारे पास N+2 है ना? अरे ये तो बहुत समान है हमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें D नहीं मिल रहा है, हमें ये कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, B को लिखते हैं। B लास्ट टर्म है, A प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू D। इसमें ये सारा सामान है ना तुम्हारे पास, D तो निकालना है। D इज द पॉइंट विच यू वांट टू कैलकुलेट। D तो वो चीज है जो आपको निकालनी है, बाकी तो सब है। वो ये भी बताएगा कि A और B क्या है, दो कौन से नंबर हैं जिनके बीच में हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। वो ये भी बताएगा कि कितने करने हैं। वो आप उससे पूछोगे ना भाई 3 करने हैं 4 करने हैं, मतलब A और B के बीच की जो लाइन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में, ये बताएगा ना। तो ये तीनों चीजें तो बच्चे उसने बता दी, तो D तो बड़ा आसान से निकल जाएगा। तो हमारे पास अगर अब देखो N+2 मैंने क्यों डाला बच्चे, इस बार नंबर ऑफ टर्म कितनी थी? N+2। कैसे लिखा है ये देखो, अरे लास्ट टर्म याद करो,
L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूला याद करो लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म का फॉर्मूला याद करो। ठीक है, अब इसमें सुनो ध्यान से, N क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स, L क्या होता था, लास्ट टर्म। हमारी लास्ट टर्म इसमें क्या है, पूरी एपी के अंदर जो नई एपी बनी, देखो मैंने बात, यही तो पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि हम अरिथमेटिक मीन डालते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये एपी में है, जिसमें ये देखो ये जो चीज है हम एपी में है, एपी में है तो बी लास्ट टर्म है ना बेटा इसकी। तो अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं लिख सकती हूँ, b इज इक्वल टू a प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, और जब मैंने ऐसे लिख दिया तो तुम्हारे पास d आ गया ना, b माइनस ए दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स d। अब d इज इक्वल टू, अब मैं ये नहीं कहूंगी तुम्हें कि हर बार तुम अपना क्या प्रोग्राम करो कि ये सारी चीज याद रखो, हाँ ये बताना जरूरी था कि d कहाँ से आया। अब देखते जाओ, फर्स्ट टर्म t1 इसके अंदर a है, बिल्कुल है। सेकेंड टर्म बेटा t2 इसके अंदर क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होनी चाहिए, a प्लस टी, और इसी t2 को हमने बोला है a1। देखते हो ये तो AP है ना, AP है ना बेटा ये। अब ये t2 सेकेंड टर्म है, a प्लस डी होने वाली है। अब देखो a1 का मतलब a प्लस डी, फर्स्ट अर्थमेटिक, लेकिन उसका d डिफरेंट है, उसका d जो है कहाँ से आया है, इन दोनों नंबर की हेल्प से आया है, डिवाइडेड बाय जितने आपने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं वहां से आया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब देखो a2 लिखना है, दैट मीन्स t3 लिखना है, थर्ड टर्म t3, ये लो यहां भी लिख देते हैं, a2 a3 a4 चल रहा है। अभी कौन सी टर्म है, t3 थर्ड टर्म, ये रही थर्ड टर्म, a2 थर्ड टर्म है, वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 2d। तुम इसको बाद में देखना, पहले इसको देखो। a2 होता था n माइनस टी, एन का क्या मतलब होता था, शुरू में ही बताया था, a प्लस एन माइनस 1d, यही था ना, जो यहाँ लिखा है उससे n माइनस 1। लेकिन अर्थमेटिक मीन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, 1 था तो 1 ही आ रहा है, देखो 2 था तो 2 ही आ रहा है। तो मैं आपको दोनों से रिलेट करके बता रही हूँ कि जो नई एपी बनी है उसके अंदर हमने, अब आप ये याद रखना कि जो अर्थमेटिक मीन होते हैं वो a प्लस डी आता है सीधा, जो a2 होगा उसमें a प्लस 2d आएगा। क्यों आ गया वो तुमने देख लिया, ये देख लिया तुमने गेम नंबर लाइन पे। ठीक है, अब जब तुमने a2 लिखा तो a प्लस सॉरी स्मॉल a प्लस 2d, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस, अब जो चीज मैं तुम्हें करवाऊंगी ना वो तुम्हें क्वेश्चंस दिखाई देंगे वैसे, अब वो तुम वहां पर भी सॉल्व करोगे और यहाँ पर भी तुम्हें समझ आ जाएगा। पहले मुझे यहाँ तक बताओ कि कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो कैसे डलते हैं बीच में। सारा सामान है तुम्हारे पास, हाँ लेकिन देखो अब ऐसा तुम सोचोगे मतलब हमारे जहन में सारा आर्टिकल बैठ जाए तो वो तो बेटा तब पॉसिबल है जब तुम आराम से बैठ के लिखोगे एक बार फिर से, और दूसरी बात ये कि तुम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब देखो इसमें ना मैं तुम्हें बड़ी सारी छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगी अब इसी से रिलेटेड। अब ये अच्छा 1 मिनट इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करें क्या, हाँ एक बार सॉल्व करें तो फिर मैं वो पॉइंट बता पाऊंगी। अब देखो एक बार दोबारा जरूर लिखना, हाँ और अपनी कॉपी में लिखना, अच्छे से लिखना, तभी तुम्हें क्लियर होगा। चलो अब आगे चलते हैं, इसी को समझते हैं। अभी अभी हमें जल्दी में नहीं है, हम पहले ये पॉइंट क्लियर करते हैं ताकि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड बता दूं। अच्छा अब एक बार इसको सॉल्व करोगे क्या, अच्छा कर लेते हैं भाई, एक बार एक को मैं करके दिखाऊंगी फिर उसके बाद तुम कर लेना। एन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ए से ए कैंसिल हो गया, तो इसको मैं क्या लिख पा रही हूँ, इसको मैं लिख पा रही हूँ एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस 1, मान गए। अब ये खुद से लिखोगे तो हो जाएगा ना बेटा। अब आगे आना जरा, इसको भी मैं करूंगी ना तो ये बनेगा, देखो एन माइनस 1 ए प्लस 2b अपॉन एन प्लस 1, सॉल्व करके देख लो। यहाँ पर आएगा आपका एन माइनस, ये n था, ये n माइनस 1 था, यहाँ n माइनस 2a प्लस 3b अपॉन n प्लस 1, ऐसे चलता जाएगा ऐसे। ये देखो अब जो क्वेश्चन में तुम्हें दिखाई देगा वो पूछेगा ए के ऐसे ऐसे लिखा हुआ पूछेगा। अब देखो क्या हो रहा है,
जब हमने A1 लिखा तो n आया, जब A2 लिखा तो n-1 आया, जब A3 लिखा तो n-2 आया। अरे कैसे एडजस्ट करें? अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं A के कोफिशिएंट को और B के कोफिशिएंट को ऐड करके देखो जरा, क्या आना चाहिए? n+1 बन रहा है। यहाँ पर भी n-2 + 2 n+1 बन रहा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, सिर्फ A के लिखना सिखा रही हूँ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो A के को भी लिख सकते हो ऐसे ही। कैसे? जैसे मैंने ये लिखे हैं, A के का मतलब A + K B - A अपॉन n+1। मैं जो पॉइंट बताना चाहती हूँ वो देखो, अगर हम ये लिखेंगे ना ऐसे, सिमेट्री से देख लेते हैं। अब सिमेट्री में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? ये n-1 है +2, ये भी n+1 हो जाएगा। सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर A के मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, क्या मैं लिख दूं n, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? दोनों का सम क्या होना चाहिए? n+1 होना चाहिए। तो n+1 - k कर देते हैं, A + K B डिवाइडेड बाय n+1। दोनों में से किसी तरह से भी निकाल लो, ये आएगा। इस तरह का भी तुम्हें लिखा हुआ दिख सकता है। वो पूछेगा A के क्या ये होगा? अब तुम उस टाइम पर ये चीज सॉल्व करने बैठोगे तो भाई गड़बड़ है। तो ये पॉइंट याद रखना, मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर से नोटिस करिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर है। अब देखो, अब ये पॉइंट मैं फिर से बता रही हूँ। क्या पॉइंट बताना चाहती हूँ? मैंने कहा कि मैंने इसको, अब ये देखो A1 तो तुम आराम से डाल लोगे ना, नंबर सिस्टम, नंबर पड़े होंगे तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली B - A अपॉन n+1 करना है और A1 A2 A3 सब कुछ दे देना है। लेकिन अगर जनरल फॉर्म आती है तो जनरल फॉर्म के अंदर बच्चे क्या होगा? यहाँ देखो, ये आपके पास NA + A + B हमने सॉल्व किया तो ये फॉर्म बन गई मेरी। फिर सेकंड मैंने अप्लाई करी तो मैंने देखा कि A के साथ जो n है वो कम होता जा रहा है, B वाला जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और वो वैसे ही बढ़ रहा है। जैसे यहाँ A1 था तो यहाँ 1 के साथ B था, A2। तुमने वैसे ही इन दोनों का ना सिमेट्री हम कई बार देख लेते हैं, तो सिमेट्री देखी तो इन दोनों का सम जो है वो n+1 आ रहा है, इसका भी n+1 आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा इन दोनों का भी n+1 आना चाहिए, तो मैंने A के को ऐसे लिख दिया n+1 - k टाइम्स A + KB अपॉन n+1। अब तुम सोच रहोगे मैम इसका क्या फायदा ना, जब ये मिल जाएगा तो हमें जरूरत नहीं है। चलो आप मानते हैं, हम ये एक्सप्रेशन भी निकाल लेंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, देखो क्या चीज बताती हूँ। छोटा सा पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला सबने किया था बचपन में। बचपन में किया था, तो आ जाओ जरा बचपन से अब उसको यूज करते हैं। अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सपोज मैंने आपके पास, ये है आपके पास A और ये है B। सपोज मैंने कितने डालने हैं? A1 A2। ये आपको ये बता रही हूँ कि ये भी फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट समझो क्या कह रहा है। भी दिखाई दे रहा है ना? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, देखो 1 मिनट बेटा। हाँ, अभी ठीक है। तो अब देखो, ये देखो, अभी मजे आ जाएंगे, याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायग्राम याद रखना। अब तुम एक बात बताओ, अगर हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे पहले 3 करके चलते हैं, चलो ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि हम A और B, हमने एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया। पहले ये पॉइंट समझो, तो ये 1:1 की रेशो में है, मानते हो? अगर मैंने 2 अर्थमेटिक उसके अंदर डाले, A और B के अंदर 2 अर्थमेटिक डाले बेटा, A1 और A2। अब ये बात देखो, जिसको समझ आ गई वो कर लेना, या जिसको नहीं समझ आई तो भाई छोड़ देना। सारी चीजें भी समझ नहीं आती, 2-3 बार करेंगे तो सबको समझ आ जाएगी। अब एक बात बताओ, जो A1 है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, मानते हो? A1 जो है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। चलो अच्छा, फिर एक और A भी ले लेते हैं, फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, A1 A2 और A3 में। अब बताओ, अच्छा A2 देखना हो तो A1 तो डिवाइड कर रहा है 1:2 की रेशो में, तो अगर मुझे 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला निकाल के A1 के कोऑर्डिनेट लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 2 × A1, देखो है ना, मैं लिख सकती हूँ ना। तो यही काम हम कर रहे हैं, हमें क्या लिखना था, जो भी पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू डालनी है। तो यही काम हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल है। तो K पॉइंट अगर होगा तो देखो, जो पूरा लाइन होगा, पूरी लाइन को वो आपके पास रेशो में डिवाइड कर देगा। ये पॉइंट जिनको समझ आ गया है वो खुद से इसको ट्राई करके देखेंगे कि भाई मैंने 3 पॉइंट दिए हैं तो A1 कितने पॉइंट में डिवाइड कर रहा है? 1:2। अब जब तुमने 3 लिए तो 5 बन जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 4 आएगा बेटा, यहाँ 1 है, यहाँ 4 आएगा। अब तुम्हें A1 का लिखना है तो A1 का मतलब अब ये क्या लिखोगे? 4 × A1, है ना, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। हाँ,
नहीं, हमेशा क्यों रहेगा? अगर A2 का देखना चाहते हो, हमेशा नहीं रहेगा बेटा। अगर A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ है A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ तुमने कितने डाल दिए तो कितनी रेशो बनेगी? 2:2 की रेशो है, ठीक है। तो ये जो है ना, अब इसको तुमने काम करना है कि ये सेक्शन फॉर्मूला से तुम एक बार ट्राई कर लेना। फर्स्ट वाला पार्ट मैंने बता दिया है कि जैसे हमारे पास हमने n में डाला A1 लिखना है। चलो फर्स्ट वाला पार्ट अब हम बता देती हूँ। ये 1 है और ये आपके पास है n, ठीक है। अब देखो क्या लिखते होते थे तुम, A1 लिखना है, करोगे ना n इंटू a, ऐसे करते हैं ना, ये a है, बाकी सब भूल जाओ, लाइन पे कुछ नहीं है, बाकी सब सब मोह माया है, छोड़ दो इसको छुपा दो सबको, ठीक है। जब तुम इसको छुपा रहे हो तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या दिखाई दे रहा है? अब देखो मैं इस चीज को बता रही हूँ, ये A था बेटा, ये A1 था, और ये क्या था हमारे पास? B था, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कितने कट थे बीच में? n+1 थे ना, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था? यहाँ पे ये 1 है और ये n है, पीछे ये देखो A2 A3 एंड सो ऑन, ये सारा n था, मैंने छुपा दिया इसको, तो ये 1:n है। अब ये देखो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, NA प्लस 1B डिवाइडेड बाय n+1, ये देखो सबसे पहले। तो इसी तरह से कोई भी नंबर बीच में ले लो ना, A2 ले लो, रेशो तुम्हें समझ आनी चाहिए। यहाँ जैसे A2 लिया मैंने, अगर हम A2 लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ n-1 हो जाएगा। ये देखो AB, ये A1 था बेचारा पढ़ा रहा, वो कहता है A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। जब हमने A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा तो इधर 2 आए, तो इधर 2 एक कम हो गया, n+1 -2। हाँ अभी रिपीट कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ये मैंने वैसे ही उस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताया है। अब जैसे तुमने A2 लिखना है तो क्या लिखोगे ना, 2B प्लस n-1a डिवाइडेड बाय n+1। ये समझ आना चाहिए तुम्हें कि कितने पार्ट में डिवाइड करता है। ये देखो जब एक डाला था तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, जब 2 डाल रहे हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये इस लाइन को। जब बेटा मैंने n वो डाले हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? n+1। जब तुमने A1 निकालना था, अब देख लो फिर से समझा रही हूँ, अगर तुमने A1 निकालना है तो 1:n की रेशो में है, 1:n की, ये 1 है ना, A1 ऐसा पॉइंट है जो AB को, ये फिर से देख लो, A है, ये A1 है, अब ये 1 है बेटा और ये n है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो ये 1:1 दे दिया मैंने। जब मैंने A1 को नहीं देखा, मैं A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना चाहती हूँ, तो ये 2 पार्ट है और ये n-1 पार्ट है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें लास्ट में बताया, देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर इट, सिंपली ये देखना पड़ेगा भाई k पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अच्छा तो n+1 में से k माइनस कर दो, ऐसे कर दो, ये चीज कर दो कि भाई ये था पूरा, ये आपके पास A था, ये B था, ये k पार्ट में डिवाइड हो रहा था, A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AK, और वो कह रहा है कि AK ही निकाल दो, यहाँ से आगे फिर n+1, ये तो चल ही रहे हैं। अब एक बात बताओ ना, यहाँ पर अगर तुमने ले लिया ये AK आ गए, मतलब ये k पार्ट है, A4 निकालना है, हाँ निकालो, A4 निकालो, A4 निकालो। ये देखो A है, एक बार फिर से देख लो, AB है, ये देखो A1 A2 A3 A4। अच्छा ये बताओ A4 तक कितने नंबर आएंगे? 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है। तो ये 4:2, अब यहाँ कितने बच जाएंगे? n+1 थे बेटा, टोटल गैप n+1 थे, तो n+1 -4, मानते हो इस बात को? 4 माइनस कर देंगे ना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट था सिर्फ 1 ही था, तो n-1 कर दिया था, n+1 -1 कर दिया था, तो इसलिए वहां पर आ गया था, यहाँ पर n-3 आ गया। अब इसको निकाल के देखो, तो ये हमारे पास 4 × B प्लस n-3 × A डिवाइडेड बाय n+1, दोनों को ऐड कर दो रेशो को। n+1 बेटा रेशो की एडिशन नहीं होती, n+1 कैसे आया? अरे अर्थमेटिक मीन डालेगा, वही तो बताया था सबसे पहले बताया था इसमें मैंने आपको, ये नंबर लाइन पे बताया था ना, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ये देखो जितने डालोगे कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 4 में। जब एक डाला, देखो जब एक अर्थमेटिक मीन डाला तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये देखो। जब 2 अर्थमेटिक मीन डाले तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया जब 3 अर्थमेटिक मीन डाले तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गई हमारी AB का डिस्टेंस। और जब हमने n नंबर ऑफ वो डाले, n, ये मैंने an डाले, तो फिर बेटा कितने नंबर में डिवाइड हुई? n+1 में, इसलिए n+1 में। चलिए बताइए कितने लोगों को, देखो अगर ये बात नहीं भी समझ आई तो मेन बात तो यहाँ तक समझ आनी चाहिए,
मेन बात यहाँ तक समझ आनी चाहिए कि अगर तुम्हें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, ये तो फिर जब तुम क्वेश्चन करोगे तो वहां तुम्हारी रीजनिंग जो है वो यूज हो जाएगी। अब मैंने बता दिया है तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा तो तुम पहचान लोगे। ठीक है, हमारी तो बताओ क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा बता दिए हैं ताकि बुकलेट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो आपको। बुकलेट में जब ऐसी चीजें नजर आएंगी ना तो अब आप परेशान नहीं होगे कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया। कई बार बच्चे मेरे मैम ये कहाँ से आ गया, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया। अच्छा कौन से वाला, ये समझ नहीं आया है, दोबारा बोलो लक्ष्य। देखो कोई नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी बेटा, कोई इश्यू नहीं है, पर ये है कि एक बार आप जरूर ट्राई कर लेना। ये पॉइंट नहीं समझ आया, चलो एक बार और, एक छोटा सा पॉइंट छोटे तोड़ के करते हैं इसको, टुकड़ों में कर देते हैं, लाओ। ठीक है, अच्छा ये तो समझ आ गया, ये सबको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से छोटा सा पॉइंट और देखो। ये मैंने लिया आपके पास, अरे भाई मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने थे आज तो अर्थमेटिक मीन में ही टाइम चला गया। एक्चुअली शुरू के 15-20 मिनट तो सेटिंग ही नहीं हो पाई है ना। चलिए A1 हमने निकाला बेटा और ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, मैं आप यहां तक याद रखो, पर मैं आपको नंबर लाइन से ये बात फिर से समझाना जरूर चाहूंगी। A और B, n डाल रहे हो आप क्योंकि मैंने n+1 लिया ना, n+1 लिए है ना, n अर्थमेटिक मीन मैंने डाले, डाल दो। ठीक है, एक बात बताओ, A1 पॉइंट इस लाइन को 1:n की रेशो में डिवाइड कर रहा है? ये बात मुझे बता दो, तुम्हें ये चीज समझ आ रही है कि A1 पॉइंट जो है या A1 जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, बस फिर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा, अगर ये समझ आ गई, हाँ ठीक है फिर बहुत बढ़िया। जब ये चीज तुम्हें समझ आ गई ना बेटा, फिर A1 लिखना है। अच्छा A1 कैसे लिखेगा, सेक्शन फॉर्मूले से कैसे लिखेगा, n इंटू ए करेगा प्लस b करेगा डिवाइडेड बाय n+1 करेगा। बताओ, ये देखो आ गया समझ आ गया। अब इसी तरह से ना मैं वही कह रही हूँ, तुम प्रैक्टिस करके ना अपनी तरफ से कोई भी, मतलब बीच में से कोई भी उठा लो, A4 उठा लो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए, क्या फिर से बता रही हूँ, A B A1 A2 A3 A4, लेकिन कहां तक इंसर्ट किया हुआ है हमने, AN तक। तो A4 यहाँ पर कितने पार्ट हो गए, 4 ही होंगे, 4:2। अब टोटल कितने थे बेटा, n+1, n+1 में से 4 पार्ट इधर आ गए, यहाँ कितने रह गए। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, A4 के कोऑर्डिनेट बिल्कुल वैसे ही लगाओ, A4 4 को इधर से मल्टीप्लाई करो 4B, ठीक है, और इधर n-3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा n-3A डिवाइडेड बाय n+1। ये देखो जरा, B में पढ़ रहा है, 1 था तो B के साथ 1 आया, 4 था तो बेटा B के साथ 4 आया, कुछ भी निकाल लोगे, नंबर लाइन से याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, बस एक बार लिख के देखने पड़ेंगे। अच्छा बड़ी खाली ले लो एक बार, अच्छा वो, अरे भाई इतना तो अब तुम समझदार हो, ये लो A4, ये लो एक बार और। बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऐसे, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, मुझे ही समझा रहे हैं कि मैम ऐसे, बस ऐसे बता दो, ऐसे हमें समझ आ गया। चलो एनीवेज ये बताना चाहती हूँ मैं, A4 इस लाइन को 4 और n-3 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब तो तुम लिख लोगे A4 को, ये आएगा। A7 लिखना है तो n+1 -7 कर देना उधर। चलो बहुत सारा हो गया अब इस पे मेरे ख्याल से, हो जाएगा अच्छा हो गया ना पक्का। अच्छा फिर अब तो भाई फिर ऐसा है कि तुम्हारा बनता है, तो लिखो 3 और 7 के बीच में इंसर्ट बिटवीन 3 and 7 19 अर्थमेटिक मीन्स। ये क्वेश्चन तुम करो, बिटवीन, अभी बिटवीन 3 and 7, अब 19 के 19 नहीं लिखने, मेरा गेम सिर्फ यही है कि पहले 2-3 तुम मुझे लिख के मेरे को आंसर बताओ, बिटवीन 3 and 7। ठीक है, इंसर्ट, ये क्वेश्चन हो गया आपका, बिटवीन 3 and 7 इंसर्ट 19 अर्थमेटिक मीन, ये निकाल दो बच्चे
फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। बस आज तो आपका अर्थमेटिक मीन ही हो पाएगा। बाकी मंडे से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी भाई कि ऐसे बच्चों को दिक्कत होती है तो लाइव क्लास ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, अब फटाफट से मुझे आंसर करो, डाउट नहीं आना चाहिए, अब नहीं डाउट आना चाहिए। 20 मिनट हो गए इसको डिस्कस करते हुए, 25 मिनट। हाँ जी बेटा। हाँ लक्ष्य, फॉर्मूला कौन सा पूछ रहा है? फॉर्मूला तो बेटा यही है, बस यही फॉर्मूला है, a+d, a2 इज इक्वल टू a+2d, है ना, a3 इज इक्वल टू a+d का ना। हाँ तो d का फॉर्मूला अभी बताया था तेरे को, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, b-a डिवाइडेड बाय n+1। d का फॉर्मूला ये है, ये तो स्टार्टिंग में ही हो गया ना हमारे पास। इसके अंदर d का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, सबसे पहली शीट पे ये देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था तो मैंने कहा था कि हम यही आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, ये इंसर्शन हो गई ना बच्चे। ये तो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है, कि तुम सेक्शन फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सोच सकते हो, सोच पाओ क्वेश्चन को बस। अब बताओ, अब तो सारे निकाल देंगे अभी, अब तो मैंने फॉर्मूला दोबारा से लिख दिया है। मैम 19 टर्म 34/5। बेटा मैं सारी तो देख, मैंने नहीं एक्सपेक्ट करी है, पर ये है कि तुम ये निकाल पा रहे हो, तुम्हें पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। पहले बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इसमें कितनी होंगी, चैट बॉक्स में डालो। वेरी गुड लक्ष्य, तुम्हारा आंसर आ गया बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स भी ठीक है बच्चे। बेटा हाँ कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रही है कईयों की, ठीक आ रही है। परीक्षिता आपने डाली है बच्चे, ठीक है, लक्ष्य ने डाली है, ठीक है। अच्छा एक बार देख लो एंड होने से पहले मीटिंग हम, ताकि ये टॉपिक तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स उसने कितने अर्थमेटिक मीन डालने के लिए कहे थे, 19। किसके बीच में गए थे, 3 और 7 के बीच में गए थे। ठीक है, तो कितने अर्थमेटिक मीन हम डालेंगे, 19 जब हम डालेंगे तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 21। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए तुम्हारे पास है 3, बी तुम्हारे पास है 7, डी तो तुमने लिख दिया 7 - 3 डिवाइडेड बाय 21। n+1 कितने नंबर ऑफ टर्म जाने हैं हमने, 19, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 20। बताओ भाई, क्लियर है? डिनोमिनेटर में हमारे पास कितनी इंसर्शन कितनी करनी है, आपने ये डालना है कि इंसर्शन कितनी करनी है, 19। तो यहाँ n हमारा 19 था, लेकिन जो नई एपी बनी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 21। लेकिन आपके पास यहाँ n जो है, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, d क्या होगा, b-a डिवाइडेड बाय n+1। n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमने इंसर्ट करनी है, 19, तो 19 + 1 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, मुझे लग रहा है आप सब लोग यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, ये चीज में कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, ये आपके पास आ जाएगा b-a। ठीक है, b-a अगर हम करेंगे, ये -3 ले लो, बल्कि थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा, इसको -3 ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3, तो ये 10/20 फॉर्म जो बनेगी वो लॉजिकल सी बन जाएंगी। 3 से तो फिर फ्रैक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ 1/2 आ गया। बताओ ये बात समझ आई है? अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? n जो था वो क्या था आपके पास, कितने आपने am इंसर्ट करने हैं, कितने इंसर्ट am करने हैं, 19। तो ये वो वाला n होता है, ये पॉइंट याद रखना। तो ये n+1 हो गया, दैट मीन्स 20। और a क्या है, 3, b क्या है, 7। तो यहाँ से आपके पास d जो है वो क्या आ गया, b-a। अब मैंने a को -3 ले लिया, तो ये आपके पास आ गया 10/20, दैट इज 1/2। बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम क्लियर है देखो, मैम। हाँ अब तुम देखो कि जिसने आंसर दिया था अब क्या गलती कर रहे थे। हाँ तो मैंने बोला था परीक्षिता, परीक्षिता अब आपने देखा बेटा क्या A1 आपका क्या आया और मेरा क्या आया। हाँ तो अब आपने A1 जो है उसका 3.2 आ रहा था या नहीं, अच्छा आपने 3 से किया था ना। A1 क्या आएगा, A + D,
तो a हमारे पास क्या है -3 प्लस d क्या हो जाएगा 1/2। समझ गए? मैम टर्म्स खाली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? हैं? मैम टर्म्स खाली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हाँ कि हाँ मैम बिल्कुल। डेसिमल में कन्वर्ट करनी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, डेसिमल में तो वैसे ही नहीं कन्वर्ट करो, ऐसे ही लिख दो। ओके ओके। ठीक है, तो ये आ गया। अब कितने लोगों को भाई ये समझ आया कि कैसे अर्थमेटिक मीन लिखना है? अगर मैं अब आपसे पूछूं, कि A4 लिख दो, चलो यहाँ ही कर लेते हैं, यहाँ जगह A4 लिख ले। A4 का क्या मतलब है? A + 4D। तुम्हारा A क्या है? -3 4। D तुम्हारा क्या आ गया? D तो भाई एक बार आ चुका है, D तो हमेशा वही होगा। ठीक है, तो वो आपके पास 1/t हो गया। T जो है वो 1/2 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? -3 + 2 दैट इज -1। बताओ, क्लियर हुई ये बात? तो बेटा आप मीटिंग ऑफ करते हैं, फिर हम आज आपका ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है AM वाला भी। तो नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स वील गो फॉर सम क्वेश्चंस, और साथ में ही हम वो करेंगे आपका GP, कोशिश करेंगे कि GP स्टार्ट हो जाए, क्योंकि थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगी अगली क्लास में। ठीक है, कुछ और अभी भी किसी को डाउट है तो? कितने लोग हैं भाई आज क्लास में? ठीक है, चलिए आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम है, पर एनीवेज ये समझ आ गया आप सबको? तो हम चले, फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बुकलेट के क्वेश्चंस में। आप धीरे धीरे, मैंने आपको कहे थे कि 10 तक, कुछ बच्चों ने 10 तक करे हैं, और आगे जो है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर मंडे को तो अभी क्लास ही कंटिन्यू करूंगी मैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। किसका प्रीक्षिता, किसका सॉल्यूशन कह रहे हो बेटा? सॉल्यूशन तो बच्चे मैं करवा दूंगी। किसका सॉल्यूशन? फर्स्ट लेक्चर के एंड में दिया था, वो स्क्वायर रूट वाला था। अभी तो वो क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, उसमें कुछ नहीं करना है। आप पता क्या करो, B- जैसे 3 टर्म्स मैंने कुछ दी थी, रूट वाली थी कुछ, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगी अब नेक्स्ट क्लास में। आप क्यों ना एक छोटी सी DP भी बनाकर भेज दूं? बताओ, टाइम निकाल पाओगे? DP भी बनाकर भेजूं तो मैम फिर बुकलेट ही टाइम कर लेंगे। मैंने इसलिए पहले भी नहीं भेजा था। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी वैसे से क्वेश्चन। तो हाँ परीक्षिता, तुम ऐसे कर लेना कि B, वो वाला कंसेप्ट लगाना कि अगर ABC AP में है तो B-A/C इज इक्वल टू C-B। इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो भी आपका B है उसको रखना, इसको रखना। ठीक है कबीर, तुम तो कह रहे हो DPP, पर तुम लोगों का वहां स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो गया, शायद सर्कल चल रहा है, तो आई थिंक यू पीपल आर मच बिजी, फिर वो खत्म रह जाएगा। चलिए मैं 5 क्वेश्चन भेज दूंगी, सभी की बात रह जाएगी। और बुकलेट के आप 15 से 20 क्वेश्चन ट्राई करिएगा। हम मंडे को मिलते हैं, और होप सो हम स्टूडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड डे।